हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट को, यानी कक्षा 9 के विज्ञान विषय को। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के नियमों की चर्चा कर रहे थे और हमने पहले नियम को, इसके अलावा जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को समझा था, यानी डिफरेंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। हमने ये भी देखा था कि न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम है उस पर आधारित हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब हम लोग आज की क्लास में बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम एवं उससे आगे की बातों को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। नोट डाउन करते रहिएगा चीजों को और घर में जाकर एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। जड़त्व एवं द्रव्यमान यानी कि इनर्शिया एंड मास के बीच में जो डिफरेंस है, जो रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश की गई थी। आज के टॉपिक की जो फ्रेश फ्रेश हेडिंग है उसको डालिए, लिखिए गति का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पर डिपेंड है कि अब तक हमारी कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, अब तक हमारी गाड़ी कहां तक पहुंच चुकी है। हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई कार है, अगर कोई कार जो है वो अभी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। उसको चलाने के लिए मुझे कोई बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई कार चल रही है, अगर कोई कार चल रही है तो मुझे उसे रोकने के लिए कोई बल लगाना पड़ेगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है या कोई गाड़ी रुकी हुई है, दोनों ही केसेस में हमको अगर कोई परिवर्तन करना है उनकी गति में तो मुझे बल की आवश्यकता होगी। ये बात हम अब समझ चुके हैं, जड़त्व के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन ये कौन बताएगा कि कितना बल लगाना है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बल लगाना है? जो बल लगाना है उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। ऐसा तो नहीं कहीं मैं ज्यादा बल लगा दूं या फिर मैं कम बल लगा दूं, है ना। तो बल का जो परिमाण है यानी जो बल का मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा नियम आया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का पता लगाने के लिए हमारे पास आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो बात की गई वो सीधे सीधे स्टेटमेंट पहले लिखता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड लॉ में जो बात लिखी गई उसका स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, किसी वस्तु के किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर सॉरी उस पर लगने वाले
असंतुलित बल, यहां पर हम बल ना लिख करके असंतुलित बल लिख रहे हैं कि दिशा में लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती, बल के समानुपातिक होती है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम when a force applied on an object is directly proportional to the force applied on that object। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। और इसको समझने के लिए हमको काफी सारे छोटे छोटे टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे संवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, असंतुलित बल का क्या मतलब होता है, संवेग में परिवर्तन की दर किसे कहते हैं, दिशा से क्या संबंध है इसका। ठीक है, तो समानुपाती क्या होता है, इन सभी चीजों को हमको समझना है। तो वन बाय वन जो है सबको समझेंगे, और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे द्वितीय नियम आपको जो है और समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संवेग के बारे में। संवेग एक भौतिक राशि है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम। मोमेंटम किसी राशि का मोमेंटम, किसी क्वांटिटी का मोमेंटम हमें यह बताता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग का गुणनफल कितना है। क्या बताता है, संवेग बताता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल कितना है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो हमको पता लगता है संवेग के द्वारा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। कैसे चल रहा है वो, 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 10, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग ही तो संवेग होता है। तो 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इस वस्तु का वेग, संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको कैसे पता चलेगा, मोमेंटम आपको पता चलेगा द्रव्यमान गुणा वेग करके। यहां पर संवेग तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो मोमेंटम पी से हम निरूपित करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। इन स्मॉल टर्म्स हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई वस्तु है, सपोज ये ओ पॉइंट पर थी। ठीक है, और यहां पर वो विराम अवस्था में थी। यहां पर वो कैसी अवस्था में, विराम अवस्था नहीं कहते, या फिर ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए बिंदु तक गया, कोई वस्तु ओ से ए बिंदु तक गई, और मानते हैं उसका वेग ओ पर यू था। कितना था, यू मीटर प्रति सेकंड। हमको नहीं पता कितना था, 10, 20, 30, 40, हम एक वो ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं यू। ठीक है, और जब ए पर पहुंचा तो उसका वेग चेंज हो गया v मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे समझो कि जब वो ओ पर था तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, जब वो ए पर पहुंचा, ए बिंदु पर पहुंचा, तो उसका वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया है ना, मतलब चेंज हो गया, ये वैल्यू चेंज हो गई, ऐसे समझो। ठीक है, जब कोई वस्तु का वेग एक बिंदु पर u था, लास्ट वाले बिंदु पर v था, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग जहां पर उसका वेग u है वहां पर उसका संवेग हो जाएगा mu। जहां पर उसका वेग v है वहां पर उसका संवेग हो जाएगा mv, क्योंकि संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो वस्तु का वेग भले ही परिवर्तित हो जाए, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान m है दोनों जगह, लेकिन वेग उसका परिवर्तित हो रहा है। तो mu कौन सा वेग है उसका, mu है उसका प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट ने गति करना स्टार्ट किया था, मूवमेंट करना स्टार्ट किया था, वहां पर उसका वेग था mu, मतलब कुछ रही होगी वैल्यू, है ना।
द्रव्यमान गुणा वेग, वेग की वैल्यू सपोज u थी, और अंतिम वेग मतलब कि जब वो रुक गई, मतलब जहां पर हमको उसको फाइनली फाइंड आउट करना है, जहां पर हमको उसको वेग को निकालना है लास्ट में जहां पर आकर रुकी उसका वेग v था, तो यहां पर इसका संवेग क्या हो गया, एम वी। वेग नहीं बच्चों, संवेग की बात हम कर रहे हैं, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग एम यू था क्योंकि प्रारंभिक वेग u था, अंतिम संवेग एम वी था क्योंकि अंतिम संवेग एम वी था। अब क्या लिखा है यहाँ पर, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन ये हो गया इसका P1, ये पहला संवेग हो गया, ये दूसरा संवेग हो गया। तो संवेग में परिवर्तन, किसी भी राशि में परिवर्तन आप कैसे निकालते हो, जैसे मैं बोलूं आपकी उम्र, आपकी एज जब आप 10th में पढ़ते थे, सॉरी जब आप 5th में पढ़ते थे और अभी आप 9th में पढ़ते हो, तो आपकी एज में, आपकी उम्र में क्या परिवर्तन आया है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। अभी आपकी कितनी एज है, 5th में आपकी कितनी एज थी, माइनस करके बता दोगे कि सर 5 साल का अंतर आया है, 4 साल का अंतर आया है, 2 साल का अंतर आया है ना। तो संवेग में परिवर्तन को कैसे निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन को भी ऐसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम को भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे, जो बाद में वैल्यू थी P2 उसमें से पहले वाली वैल्यू P1 को घटा दिया। तो बाद में वैल्यू कितनी थी भाई, बाद में हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास बाद में वैल्यू थी, इसको हम डेल्टा पी, परिवर्तन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, संवेग में परिवर्तन है तो डेल्टा पी हो जाएगा। P2 कितना था भाई, एम वी, P1 कितना था, एम यू, तो डेल्टा पी कितना हो गया, m कॉमन ले लिया, m दोनों में है तो v माइनस यू बचा। ये क्या है, ये संवेग में परिवर्तन है, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम डेल्टा पी अपॉन टी से निरूपित करते हैं, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी। आ गई है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। संवेग में परिवर्तन की दर को हम किससे निरूपित करते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी से, डेल्टा पी अपॉन टी से। यहां तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अतः संवेग में परिवर्तन की दर कितनी निकाली अभी, एम वी माइनस यू अपॉन टी, एम वी माइनस यू अपॉन टी। और क्या बोला कि जो दर है, ये जो दर है संवेग में परिवर्तन की दर है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, मतलब जो बल है उसके समानुपाती होती है। तो माना इस पर जो लगने वाला बल है वो F है, माना जो लगने वाला बल F है, तो गति के द्वितीय नियम से मैं लिख सकता हूं, गति के द्वितीय नियम से मैं लिख सकता हूं, अतः जो बल लगेगा F वो होगा समानुपाती एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, F इज अनुक्रमानुपाती एम वी माइनस यू अपॉन टी, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है चिन्ह समानुपाती का, समानुपाती जब लिखा होगा तो आप ऐसा निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये समानुपाती है इसके। अब ध्यान दीजिए, जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन उसके साथ एक नियतांक भी लगाते हैं। यहाँ पर मैंने k लगाया है, यहाँ पर मैंने k लगाया है, और इस k की वैल्यू हम रखेंगे 1, इस k की वैल्यू रखेंगे हम 1। तो F बराबर हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। आप बोलेंगे सर k की वैल्यू 1 क्यों रखी, 2 क्यों नहीं रखी, 3 क्यों नहीं रखी, तो ये जो है प्रायोगिक मान है, प्रयोगात्मक मान है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया हुआ मान है। और ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एम वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। और आपको याद आ रहा है ये v माइनस यू अपॉन टी हम किसको कहते थे, v माइनस यू अपॉन टी हम त्वरण को कहते थे। गति वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इसीलिए जो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनली, यानी जो बल होगा वो आ जाएगा m इंटू ए, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी की जगह मैंने क्या रख दिया, a। तो ये है वो बल का परिमाण जो कि मुझे किसी वस्तु को हटाने के लिए, किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए इसको मैं यूज करूंगा, इस तरीके से मैं बल को निकालूंगा।
आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, जहां m का क्या मतलब है, जहां प्रतीकों का आप मतलब लिखना ना भूलें। प्रतीकों का क्या मतलब है, प्रतीकों का मतलब है m का मतलब है जहां जहां m का मतलब है द्रव्यमान, जिस वस्तु की आप बात कर रहे हैं उसका द्रव्यमान यानी उसका मास क्या है, और a जो है उसको कितना त्वरण प्राप्त हुआ है मूव करने के बाद। ठीक हो गया। तो यह है हमारे पास फॉर्मूला कितना बल आरोपित करना है उसके लिए। आई होप समझ में आई होगी बात। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया गया है डेरिवेशन। ठीक है, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर लिखता हूं मैं आपके सामने। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। नंबर एक, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको हमको 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 4 किलोग्राम वाली द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, किसमें हमको ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए पार्ट में हमारे पास द्रव्यमान यानी m दे रखा है 2 किलोग्राम, और त्वरण मतलब a दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर मुझे बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी अभी हमने बनाया है फॉर्मूला, देखो अभी अभी बनाया है ना, F इज इक्वल टू एम ए। चलिए, तो इसको हम रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो F बराबर 2 पंजे 10 न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 10 न्यूटन। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, बी पार्ट में हमें सेम चीज निकालनी है, बल ही निकालना है, लेकिन बी पार्ट के लिए जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है 4 किलोग्राम, और त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल निकालना है इसमें भी, किसमें अधिक बल लगेगा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसका प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे F बराबर एम ए से। F की वैल्यू निकालनी है हमको, तो m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, a की वैल्यू 2, तो F बराबर आ रहा है 8 न्यूटन। यहां पर F की क्या वैल्यू आई, 8 न्यूटन। अब हमसे क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमसे ये था कि किसकी वैल्यू अधिक होगी, किसका मान अधिक होगा। तो आप क्या लिखेंगे, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर बल की अधिक आवश्यकता है, आप लिखेंगे अतः अतः 2 किलोग्राम वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने में अधिक बल
की आवश्यकता होगी। आई होप आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान से समझा होगा, चीजों को नोट डाउन किया होगा। घर से चीजों को रिवाइज जरूर करें एक बार। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।